अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और दीगर ख़बरों के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इंपोर्ट जो बैन हुआ या फिर इंपोर्ट ना होने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस ओवरऑल इंडस्ट्री को फेस करने को मिल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली ख़बर की जाने बढ़ेंगे। पहली ख़बर आज की हमारे पास जो मौजूद है वो ज़र मुबादला ज़खायर के हवाले से है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, ज़र मुबादला ज़खायर 5 करोड़ 66 डॉलर बढ़ गए। 29 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते में मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हम 20 अरब 16 करोड़ डॉलर रहे, जिसमें स्टेट बैंक के पास 13 अरब 3 करोड़ और कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 10 करोड़ डॉलर हैं। अगली खबर हमारे पास मौजूद है प्रोग्राम में गाड़ियों के हवाले से। गाड़ियों की खरीदारी के लिए कर्जों के हुसूल में इजाफा, कम शरह सूद और लॉकडाउन के बाद माशी सरगर्मियों में इजाफे के सबब गाड़ियों की खरीदारी के लिए कर्जों के हुसूल में 19% इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिसंबर 2020 के दौरान ट्रांसपोर्ट और कारें खरीदने के लिए कर्जों का हुसूल 256 अरब रुपए तक बढ़ गया, जबकि दिसंबर 2019 में इस मद में 215 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए गए थे। अगली खबर भी हमारे पास मौजूद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से, लेकिन ये खबर जो है नेशनल जो है मामले के ऊपर है, क्योंकि किस तरीके से मुल्क में रेगुलेशन के ऊपर काम किया जा रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बढ़ेंगे उस खबर की जानिब। बायोमेट्रिक सिस्टम से गाड़ियों के ट्रांसफ़र्स, 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स की ट्रांसफ़र्स की जाएंगी। नादरा की सहूलत मराकज़ पर बायोमेट्रिक के लिए इसी सहूलत सेंटर और एक्साइज मोटर ब्रांच के दफातर में ये सहूलत फराहम की जाएगी। जी नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उबैद शाह साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो आज के प्रोग्राम में हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से ख़बरें हैं, ख़ुसूसन जो हम गुफ्तगू करते हैं इकॉनमी और बिज़नेस के हवाले से, उस पर जो है उनका व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उबैद शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलवीना मौका दिया। जी उबैद, सबसे पहली खबर जो मैं जिस पे आपसे जानना चाहूँगी, जो कि एक इकॉनमी की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आजकल इसके ऊपर पिछले कई माह से बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। कोविड-19 जो है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही पाकिस्तान के लिए, और लेकिन कुछ एक और ख़बर ये भी आ रही है कि कंपैरेटिवली दिसंबर से लेके जनवरी तक जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं उसमें थोड़ी कमी हुई है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखें, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अब एक्सपोर्ट्स में कमी आपने कह दिया, वरना गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे को बहुत लोग कोई बड़ी अहम बात समझ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि गाड़ी की जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उससे ज्यादा कीमत पे, डबल कीमत पर गाड़ी बिक रही है। ये इमरान खान साहब की गवर्नेंस है और उनके वुज़रा का ये कोई पॉलिसी है, और ये हर 15 दिन बाद या महीने बाद 2-4 लाख रुपए गाड़ी की कीमत में बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक बात है इकोनॉमी के लिए। अच्छा। तो अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो आपने कहा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कोरोना, तो ये 0.4% जो है पाकिस्तान की जो है जीडीपी ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर, जो कि 70 साल में पहली बार नेगेटिव है, पहली बार नेगेटिव है। लेकिन उबैद साहब, एक चैलेंज भी तो था कोविड-19 ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसलिए मैं इसको कहना चाह रही हूँ क्योंकि वैसे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज था। ये इकोनॉमिक क्रंच जो हमने देखा, जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स थे उसमें भी हमने देखा, वो ठीक है, लेकिन देखे ना पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो बेड़ा खरक हो गया। पाकिस्तान और खान साहब की गाड़ी अब मेरे हिसाब से छूट चुकी है। खान साहब अब इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रेगुलेशन में कोई चेंज कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज दिया, लेकिन इकोनॉमी है हफीज शेख साहब के हाथ में और उन्होंने इसका बेड़ा पूरी तरह गरक कर दिया। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि 1.5 जीडीपी ग्रोथ होगी, मेरा ख्याल है वो भी रीच नहीं हो पाई। सारे टारगेट्स जो है वो अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक है, इम्पॉसिबल से हैं। और दूसरी बात यह है कि देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो उन्होंने पैकेज दिया, डेवलपमेंट साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को प्रमोट करने की कोशिश की कि शायद इकोनॉमी चले। हालांकि पाकिस्तान की जो बैकबोन है, पाकिस्तान की जो बेस है वो एग्रीकल्चर है,
पाकिस्तान डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर पे। पाकिस्तान की जो जिस पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे करता है यकीनन, लेकिन एग्रीकल्चर में भी तो अनफॉर्चुनेटली डेकेड से हम देखते आए हैं इसको इतना स्ट्रेंथन नहीं किया गया कि हालांकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट है उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई देती। तो देखिए करते ना 2.5 साल गुजर गया, अब तो टाइम ही नहीं है, गाड़ी छूट गई है। खान साहब ने एजुकेशन पर इतनी फोकस किया था, वो कहते थे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और ये है वो, लोगों को शऊर था, उन्होंने शऊर दिया कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या साइड है सोचने की, लेकिन कुछ किया ही नहीं। दूसरी साइड जस्टिस के लिए उन्होंने कहते थे मेरी तो पार्टी का नाम ही इंसाफ लगा हुआ है, तो मैं तो जस्टिस के लिए वो कुछ किया ही नहीं। इस महीने खबर आई कि उन्होंने पार्लिमानी वो जो लॉ का कमीशन है और वो वजारत कानून ने उसको कहा है कि जी आप इंसाफ के लिए, बेहतरी के लिए कोई सिफारिशात मुरतब करें। अब वो क्या करेंगे, कौन सा प्रोग्राम देंगे, कौन सा इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है उबैद, आपने ये भी कहा कि जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के मामले के ऊपर कि गाड़ियों की जो एक्चुअल प्राइसेस है उससे भी डबल या ट्रिपल में जो है गाड़ियां बिक रही हैं, इसकी क्या वजह है? क्या इंपोर्ट्स जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ये जो इशू था ये इशू है या फिर इस पे कुछ नेशनल पॉलिसी भी मैटर करती है? बिल्कुल राइटली सेड, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इंपोर्ट गाड़ी की देखिए डिमांड तो, जरूरत तो इंसान को है ना, अब ये लग्जरी नहीं है, अब ये एक इंसान की जरूरत है ट्रैवलिंग के लिए। अब उसको इंपोर्ट से आप लेने ही नहीं देंगे गाड़ी, मार्केट में गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है, इंपोर्ट को आप क्रश करें। असद उमर साहब ने थोड़ी दिन के लिए वजीर खजाना बने थे, सारा बेड़ा गर्क किया, उन्होंने रजाक दाऊद साहब को 200-250 अरब रुपए की जो है वो फेवर दे दिया था। हालांकि उन्होंने यूरिया के एक बैग पे 1200 रुपए का बैग है और आप 1600 रुपए का बेचते हैं, ये कह के कि जी 400 रुपए इसमें हुकूमत के हैं। यानी आप ये कह रहे हो उबैद शाह साहब, जो इस पे जो इंपोर्ट्स पे बैन लगना या इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना उसको देख कर करना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ये कोई पल्स बाइंग या लग्जरी बाइंग नहीं है, ये एक ज़रूरत के लिए ही है जिसकी कीमतें अब अनअफोर्डेबल होती जा रही हैं। इस डिसीजन को हुकूमत को देखना चाहिए था। देखे ना, जो 1500 सीसी से बड़ी गाड़ी होगी उसे आप लग्जरी में काउंट कर लें, 1800 सीसी को या इससे ज्यादा को, लेकिन इसके नीचे की रेंज की गाड़ी को आप लग्जरी कह ही नहीं सकते। नहीं कि आप उसको लग्जरी कहें, आप कम से कम जो छोटी गाड़ियां बाहर से दुनिया से आती थी वो अभी देखे ना, जो गाड़ी इंडिया में 1 लाख रुपए की मिल जाती है, हमारे यहाँ 12 लाख रुपए, और अभी वो 12 लाख रुपए की वो गाड़ी, उनकी और हमारी तो करेंसी में भी तो फिर डिफरेंस आता है। करेंसी का डिफरेंस अपनी जगह, देखिए ना वो 1 लाख की है तो यहाँ 3 लाख की हो जाए, करेंसी का डिफरेंस कॉम्पनसेट हो जाए। ये जो स्टेट बैठे हैं अरबों रुपया कमा रहे हैं, हुकूमत को जवाबदेही भी नहीं है, अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनवा लेते हैं। वो खान साहब कहते हैं माफियाज का कंट्रोल है, तो माफियाज ही तो चल रहे हैं, ये माफियाज नहीं है, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ माफिया। आपको पता है शब्बर जैदी साहब का इनके साथ बड़ा इंटरेक्शन हुआ था, मैं आपके प्रोग्राम में डिस्क्लोज करूं। शब्बर जैदी साहब ने इनसे कहा था कि जी मैं आप पर एक्साइज लगाऊंगा 10%। अच्छा, यानी आपकी फैक्ट्री से गाड़ी बनकर निकलेगी तो वहीं हम उसकी वैल्यू के मुताबिक 10% आपसे टैक्स रिकवर कर लेंगे। तो वो चीखे उठे, उन्होंने तो वो पहले तो माने नहीं, फिर वो 2% का, 3% का, और शब्बर जैदी साहब ने किसी को ये बात डिस्क्लोज की कि इसकी वजह ये क्योंकि वो खुद इनके ऑडिटर भी रहे हैं। उसकी वजह ये कि ये एक गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा के लिए बनाते हैं, वो सेम चेचिस नंबर और सेम इंजन नंबर से वही गाड़ी सिंध के लिए बना देते हैं। वो अलग अलग सूबों में रजिस्टर होती है, उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता नहीं, किसी को पता चलता नहीं। गाड़ियां बनाई 12,000, डिक्लेयर की 4,000 और 4,000 का टैक्स भरा और 8,000 का टैक्स ही नहीं भरा। समझे ना, ये माफियाज हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं, इन पे किसी ने हाथ नहीं डाला। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ओन पर बिक रही हैं गाड़ियां। तो ठीक है उबैद शाह साहब, हम प्रोग्राम को कंटिन्यूड रखेंगे, गाड़ियों के ही मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि इंपोर्ट्स को बैन करना गाड़ियों के हवाले से गाड़ियों की प्राइसेस को डबल से ट्रिपल कर दिया, उसने लोगों को जो है इस मुश्किल में डाल दिया कि वो अनअफोर्डेबल हो गए उनके लिए। मजीद एक और खबर हमारे पास मौजूद है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से गाड़ियों की ट्रांसफर्स, इसको कैसे देखते हैं आप? लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम उबैद शाह साहब से बात कर रहे थे पाकिस्तान में गाड़ियों के मामले के ऊपर। गाड़ियों की प्राइसेस जो अनअफोर्डेबल हो गई हैं, ये एक मामला है इस वक्त पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब हमारे पास खबर जो इस वक्त मौजूद है वो बायोमेट्रिक सिस्टम से गाड़ियों के ट्रांसफ़र की खबर है। ये जो है मोस्ट प्रॉब्ली 1 अप्रैल से बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और ये इनिशिएटिव क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? जब गाड़ियां अफोर्डेबल ही नहीं है तो फिर कौन सी ट्रांसफ़र्स और फिर क्या ये लॉ या ये एक नया रेगुलेशन मुल्क की इकॉनमी में पिवटल रोल प्ले करेगा या लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा? इसका क्या फ़ायदा है? जी देखिए अलवीना, ये तो जो मामला है ये एक्साइज डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्रेशन करता है गाड़ियों की, ये उसकी हद तक का मामला है। इसका गाड़ियों की प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी एंड पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो गाड़ी खरीदेगा वो जाकर जब रजिस्टर कराता है तो उसको फिर बायोमेट्रिक उसको पर्सनली अपेयर होना पड़ेगा। तो वो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी वो ठीक है, अच्छी बात है। अब सिस्टम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और ये सारे निजाम को बेहतर करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। इसमें जो इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट ने जमीनों के रिकॉर्ड को भी कंप्यूटराइज किया वो कुछ बेहतर हुआ है। तो ये तो अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसका इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट कहीं देखा नहीं जा सकता। ठीक है, इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट नहीं देखा जा सकता, लेकिन आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी जो है इससे बेहतर हो सकती है। क्या इसमें इस इनिशिएटिव से जो स्मगल्ड कार्स हैं, जिनका ऑब्वियसली क्रैकडाउन हमेशा से चलता ही आता है, लेकिन क्या जो जितने भी इलीगल एक्ट्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से, क्या उसको रोका जा सकता है इससे? नहीं, देखें वो ऐसी गाड़ियां ज्यादातर जो स्मगल होकर आई होती हैं वो ज्यादातर जो है वो रजिस्टर नहीं होती। नंबर उन पर जाली नंबर प्लेट्स लगी होती हैं, कभी गवर्नमेंट की, कभी प्राइवेट, कभी किसी फर्जी नंबर से। और इस हमारी करप्शन इतनी सलाहियत कर गई है कि अगर कोई गाड़ी सड़क पर रोक भी ली जाए, चेक की जाए, कागज मांगे जाए तो वो उसको कुछ ले दे लेता है, मामला खत्म हो जाता है। वो ये आसान नहीं है। ये तो जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उस साइड पर इसमें ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, ये अच्छा होगा। मगर जो स्मगल गाड़ियां हैं उनको रोकने के लिए, उनको कर्ब करने के लिए तो बहुत सारे और दूसरे इक़दाम हैं जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है उबैद शाह साहब, मजीद अगर हम बात करते हैं नेप्रा के हवाले से, क्या नेप्रा इस वक्त अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक से निभा रही है? अगर ठीक से नहीं निभा रही तो उसकी क्या वजह है? और बिजली के साथ गैस और गैस के साथ ये ऑयल प्राइसेस, ये तमाम तर एनर्जी के मामला इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि शायद अनएड्रेस्ड हैं। बहुत ही आपने क्रिटिकल टॉपिक को छेड़ा है। देखें अलवीना, नेपरा का तो हाल ये है कि नेपरा में 2-2 साल पुरानी जो एडजस्टमेंट्स की दरखास्तें हैं ना, नेपरा उनको रिजेक्ट भी नहीं करती और बाद में उनको अप्रूव जब करती है तो सार्फिन के बिल में लिखा हुआ आता है कि जी मार्च 2021 का बिल या फरवरी 2021 का बिल इतना और वो 2018 से आज तक की एडजस्टमेंट इतनी। हमने 2018 में दरखास्त दी थी कि हमारे 1 रुपया बढ़ाया जाए, अब अप्रूव हो गई है तो इतने महीनों के 1-1 रुपए करके इतने बिल के पैसे आप और दे दें। तो आदमी सोचता है कि भाई मैंने तो जितनी बिजली इस्तेमाल की उसका बिल दे दिया, मुझे क्या पता आपने कहाँ क्या दरखास्त दे रखी। उबैद शाह साहब, ये भी कयास सराहियां हो रही हैं, ये अपोजिशन जमातों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो IMF के कहने के ऊपर हो रहा है। इससे आप कितना अग्री करते हैं? मैं देखिए इसमें कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की बेस पर तो कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन ये कि ये जाहिर है कि जो टीम यहाँ इस वक्त माशी टीम है, आपने सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज देखा तो लेकिन वो एड्रेस कर लिया गया है उसको, तो जो भी उनके कंसर्न्स थे उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है। नहीं, मैं उससे रिलेटेड एक और बात कहना चाहता था, वो ये कि उनके पहले मुज़ाकरात हुए थे हफीज शेख साहब से, तो वो बाहर निकलकर उन सब लोगों ने कहा साफ तकरीबन 100 लोगों ने कहा बारी बारी है, हर चैनल से बात की, ये तो IMF के आदमी है, ये तो IMF के आदमी है और इन्होंने तो हमारी बात सुननी नहीं। उन्होंने खुद ही कह दिया कि IMF के कहने पे हमने ये यूं किया है और ये यूं कर सकते हैं, यूं नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेशन है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है ना, 40% वो डिमांड कर रहे थे, उन्होंने कहा जी 24% तक की हमें गुंजाइश है इस पर इतनी एडजस्टमेंट करने की, वरना IMF नहीं मानेगा।
तो वो तो बाहर निकल के कहा ये गवर्नमेंट थोड़ी बात कर रही है हमसे, हमसे तो बात ही IMF कर रहा है। ये उबैद शाह साहब, ये IMF का जो मामला है, कहा जाता है कि IMF पॉवर्टी एलिवेशन का एक इदारा है। अनफॉर्चुनेटली ये गरीब से गरीब तर करने का एक इदारा है और जो इंटरनेशनली अपना यही एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है कि IMF के शिकंजे से आखिर कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि एक तो जो पुरानी साथ है उसको देने के लिए नया कर्जा ले लिया जाता है। हर आने वाली हुकूमत यही जो है कर रही होती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम इस पूरे मामले से निकल नहीं पाते कहीं पे। क्या समझते हैं आप, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, मैं दो बातें इसमें करना चाहूंगा। एक तो आपने IMF के पूरे स्ट्रक्चर पे या उसके वजूद पर ही बात की है, और दूसरी फिर हमारी अपनी हैसियत में बात है कि हम कैसे निकले। बात है कि IMF का पूरा स्ट्रक्चर आप देखें, उसकी कॉम्पोजिशन देखें, तो आपको मालूम होगा कि इसका तो मेन स्टेक होल्डर ही जो है वो अमेरिका है। तो 60% फंड जो IMF किसी भी मुल्क को देता है, वो 60% फंड जो है उसके पास जो अवेलेबल है वो अमेरिका से लिए हुए होते हैं। तो इसमें तो ट्रांसपेरेंसी तभी आ सकती है जब पूरी दुनिया के तमाम ममालिक, जो 198 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन है, उनको एक इक्वल अमाउंट दिया जाए कि ये इक्वल अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करें और IMF आप सबका है। तो IMF के बोर्ड पर भी कोई इन्फ्लुएंस कर सकेगा, उसकी मैनेजमेंट पे, उसकी पॉलिसियों पे। अभी जो IMF अमेरिका के हाथों में यरगमाल है, तो वो अमेरिका जिस मुल्क के साथ जो सलूक करना चाहता है IMF वो ही करता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चाइना ने देखिए ना $50 बिलियन का अपना बैंक बनाने की कोशिश की थी, अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अमेरिका ने नहीं बनने दिया वो। तो अभी दूसरी बात ये कि हम कैसे निकले, हमें घास खानी पड़ेगी। हमें तो जो है ना वो हमें घास पे गुजारा करना पड़ेगा। हमारा बजट, कोई दुनिया में इंसान ऐसा बजट नहीं बना सकता कि आपकी आमदनी 2 लाख रुपए है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आप इस महीने जो है 3.5 लाख रुपए खर्च करें। तो आप 2 लाख रुपए में गुजारा करें ना, तन काटे, पेट काटे, आप अपने कपड़े छोटे करें, आप जो भी करें, आपके पास जो रेवेन्यू है आप उसके अंदर एक्सपेंडिचर प्लान करें ना। ठीक है, बाकी अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उबैद शाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपने हमसे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात की। अगले प्रोग्राम में भी आपसे आपकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए मज़ीद इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अब अगली खबर की जानिब। बिजली की कीमतों में फिर इजाफा। नेपरा ने दिसंबर 2020 के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.53 फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। ताहम ये इजाफा फरवरी के महीने के बाद होगा। इसका इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा, ताहम लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। अब बढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की खबर के हवाले से। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ज़र मुबादला कवानीन में तब्दीली। स्टेट बैंक ने स्टार्टअप में गैर मुल्की सरमायाकारी को तरगीब देने के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला से मुतालिक कवानीन में तब्दीली की है। स्टार्टअप्स चंद अफराद पर मुश्तमिल 9 अमूर कंपनीज़ को कहते हैं। कवानीन में तब्दीली से इस शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को तरगीब मिलेगी। नए कवानीन के बाद गैर मुल्की सरमायाकार किसी होल्डिंग कंपनी की मदद से सरमायाकारी कर सकेंगे। ताज़ा तब्दीली से पाकिस्तान में बरामदात गान को बैरून मुल्क पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ में भी मदद मिलेगी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे उबैद शाह साहब, जिन्होंने हमें अपनी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए कुछ उन्होंने ख़बरों पर एनालिसिस किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से FDI जो है, जिसको कहा जा रहा था कि फ़ोकस्ड होना चाहिए, लेकिन वो इतना कंपैरेटिवली फ़ोकस्ड नहीं है। स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ भी जो है वो कह तो रहे हैं कि वो FDI के लिए कुछ लॉज पर काम कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं क्या वो यकीनन FDI को अट्रैक्ट कर पाएंगी या नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ बात की नई खबर के हवाले से, जो कि गाड़ियों की जो ट्रांसफ़र है उस पर बात है कि किस तरीके से बायोमेट्रिक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल तक इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये एक ट्रांसपेरेंसी का एक जो है प्रोजेक्ट है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो सकती है, लेकिन इससे इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग के कोई चांसेस नहीं है, और ना ही इसमें जो स्मगल्ड गाड़ियाँ होती हैं उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए इसमें ये कोई इतना प्रैक्टिकल जो है स्टांस नहीं होगा। ये एक्साइज का और जो दीगर